हाँ जी, फाइनली क्लास 12th का जो बीएसटी का पेपर है आज 2 साल के बाद आफ्टर 2 लॉन्ग ईयर्स कंप्लीट हो चुका है ना। लास्ट टाइम बीएसटी का पेपर भी कंडक्ट नहीं हो पाया था और लास्ट टाइम भी कंडक्ट नहीं हो पाया था, तो 2 साल के बाद पेपर आया। और ये जो पेपर आया 5 स्टार पेपर, 5 स्टार मतलब डिफिकल्टी लेवल है क्या? नहीं, बिल्कुल आसान पेपर, बिल्कुल सिंपल पेपर। अगर कोई नॉर्मल एवरेज भी पढ़ाई करके गया तो बहुत इजीली 37 38 इसमें मार्क्स प्लस इसमें स्कोर कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हम आंसर कीज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन के क्या क्या आंसर होने चाहिए एज पर सीबीएसई नोट्स जो हमें बनाए जाते हैं उसके हिसाब से क्या आंसर होने चाहिए। आंसर को डिस्कस करने से पहले, क्योंकि एक बार पेपर को हमने क्विक ग्लांस कर लिया कि कहाँ कहाँ से पेपर आया था, तो क्या ये देखते हैं जो हमने थोड़े दिन पहले कल ही जो हमने एक वीडियो डाली थी उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे कि ये क्वेश्चन जो है आपके आने जरूरी है। तो क्या उसमें से कोई क्वेश्चन आया है क्या? जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है इफेक्टिव बस एफिशिएंट, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि जो नोट्स हमने डाले हैं क्या उसमें से कोई क्वेश्चन आया जो हमने स्ट्रेटजी बनाई थी। तो ये हमारे टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने एक दिन पहले एग्जाम से डिस्कस किए थे। तो क्या इसमें से हम इसे हाईलाइट करते चलेंगे, क्या इसमें से एफिशिएंसी प्लस इफेक्टिवनेस का क्वेश्चन आया है? आंसर इज यस, इसमें से आया है। उसके बाद मैनेजमेंट एज ए साइंस आर्ट में से भी एक क्वेश्चन आया है। लेवल्स में से भी एक टॉप लेवल का जो फंक्शन होता है उसमें से भी एक क्वेश्चन आया जो हमने डिस्कस भी किया था आगे। क्या प्रिंसिपल भी आई है, टेक्निक्स भी आई हैं? यस। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, क्या ये सारी चीजें आई हैं? आंसर इज यस। क्या इसके अंदर डायमेंशन से भी क्वेश्चन आया है? आंसर इज यस, डायमेंशन से भी क्वेश्चन आया। और डिटेल में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। जो प्लानिंग में हमने फीचर्स डिस्कस किए थे, क्या उसमें से कोई मेंटल एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन इसमें से आया है? तो जो जो टॉपिक हमने यहाँ पे लिखे हैं आपको मोस्टली पेपर वहां से दिख जाएगा। उसके बाद क्या मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट एंड डज नॉट गारंटी सक्सेस, का ये 2 पॉइंट हमने मार्क किए थे, इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। इसमें एक पॉइंट लिमिटेशन में, सिर्फ एक और लिमिटेशन मैंने लिखी थी, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, तो ये भी क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, एज इट इज रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग में कौन से क्वेश्चन आए हैं? डेलीगेशन भी पूछा गया है आपसे, फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर्स में से भी क्वेश्चन आया है, फिलोसफीज में से भी आपके क्वेश्चन आए हैं, प्रोडक्शन में से, मार्केटिंग मिक्स में से भी सेल्स प्रमोशन का क्वेश्चन आया है। तो हार्डली कोई टॉपिक है जो हमने यहाँ पर कवर नहीं किया और पेपर में आए, सारे टॉपिक्स वही आए हैं। फटाफट से इसके आंसर कीज देख लेते हैं कि कौन कौन से आंसर होने चाहिए थे। तो हम आ गए अपने पेपर पे वापस। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एट द टाइम अ बिजनेस में कंसंट्रेट ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विद फ्यूअर रिसोर्सेज। फ्यूअर रिसोर्सेज का मतलब ही क्या होता है? एट लेस कॉस्ट, एट लेस कॉस्ट। तो जब पेपर को, जब कोई भी हम काम को लेस कॉस्ट पे फिनिश कर देते हैं उसको बोलते हैं हम ये एफिशिएंट तो है। अब बात करते हैं बट कैन नॉट अचीव द टारगेट, इसका मतलब टारगेट पूरा नहीं हुआ है, तो वो क्या है? वो एफिशिएंट तो है बट इफेक्टिव नहीं है। तो पहले का आंसर ये होना चाहिए था। आई होप पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट, the process that initiates implementation of plan by clarifying jobs, working relationship and effective deploying resources of attainment, इसका क्या आंसर होना चाहिए था? तो बिल्कुल बच्चे ने ठीक लगाया हुआ। एक बच्चा है हमारा, केशव नाम है इनका, इनका ये पेपर है, तो इनके मार्क्स भी साथ साथ में आज ही इवेल्युएट हो जाएंगे कि कितने मार्क्स इनके अप्रॉक्स बन रहे हैं कि इस पेपर में रिजल्ट की जरूरत ही नहीं है, 1-2 मार्क्स आगे पीछे जो सीबीएसई चाहे, अदरवाइज तो ये उतने ही मार्क्स लेके आएंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग इनका सही है। पहला क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है, इसका मतलब किया नहीं है, गलत सही को बता ही नहीं सकते। सेकंड किया है उनका और सेकंड बिल्कुल ठीक आंसर है। Which marketing philosophy lays emphasis on bringing continuous improvement in the quality of product? इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है? बिल्कुल ठीक लगाया हुआ उन्होंने, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ही इसका आंसर है। नेक्स्ट, the objective of which of the following technique of a specific management is to determine the number of workers? कौन सी हमारी ऐसी होती है? टाइम स्टडी हमारी ऐसी टेक्निक होती है जो हमें बताती है स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस अ टास्क, उससे नंबर ऑफ वर्कर्स, टाइम, लेबर कॉस्ट, इंसेंटिव स्कीम, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कौन सा इनमें से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट? तो इन्होंने एक आंसर लगाया हुआ है, एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड टुवर्ड्स बिजनेस। बिल्कुल ठीक बात है, यही जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड होता है वही आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट, ये भी इनका क्वेश्चन ठीक है। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इंपॉर्टेंट था ये नालायक गलत करते करते बच गए हैं, इन्होंने क्रॉस करके बिल्कुल ठीक लगा दिया है। ट्रांसपोर्टेशन की जो हमारी डिसीजन मेकिंग होती है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट, 7 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्यूल अकॉर्डिंग टू व्हिच द इंटेंट ऑफ द प्रिंसिपल इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क विद द सेम एफर्ट। तो इसका जो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए डिवीजन ऑफ वर्क। लेट्स वेट कि इसको ठीक करती है इनका सीबीएसई या नहीं करती है। आंसर जो मोर एप्रोप्रिएट आंसर है वो डिवीजन ऑफ वर्क है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता। एप्रोप्रिएट आंसर डिवीजन ऑफ वर्क है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, विच प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट डिसीजन इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ऑन इट्स पैकेज। पैकेज के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं वो लेबलिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर भी 8 क्वेश्चन भी इनका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, which step in the process of planning function management involves weighing pros and cons? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं evaluation।
प्रोज एंड कॉन्स वाला पॉइंट आप नोट्स खोल के देखेंगे, सारे पॉइंट्स एज इट इज डिट्टो नोट्स में से आया है आपका इवैल्यूएशन ऑल्टरनेटिव, जिसमें हम प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, element of delegation which relates to obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty। ये responsibility होती है subordinate की। obligation का मतलब जब आपको लिखाया गया होगा तब बताया गया होगा कि responsibility का मतलब obligation, ये authority तो होगी नहीं, obligation है आपकी, accountability भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा responsibility। इन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था वैसे। The type of organizational structure in which jobs of similar nature are grouped together on the basis of functions, on the basis of functions, यही क्वेश्चन खत्म हो गया है, it is functional structure। तो ये भी इनका जो आंसर है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, which of the following statement correctly explain the limitation of planning does not guarantee success। तो इनका आंसर पढ़ लेते हैं, relying on the previously tried and tested successful plan just because it had worked before and will work again। क्या ये बिल्कुल ठीक है, does not guarantee success। ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में भी देखा था टॉपिक्स में, और यहीं से क्वेश्चन आपको मिला है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि प्रोडक्ट कॉस्ट एज अ फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड्स, कौन सी कॉस्ट आती है, प्रोडक्ट को बनाने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की, सेल करने की, ये सारी कॉस्ट आती है, तो सारी कॉस्ट आती है। इनका ये वाला आंसर भी बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन, मेंटल रिवोल्यूशन जो नया कंसेप्ट है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय टेलर इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द माइंडसेट। किसके माइंडसेट में चेंज चाहता है, क्या सबऑर्डिनेट वर्कर्स के माइंडसेट में चेंज चाहता है या फिर मैनेजमेंट, दोनों के माइंडसेट में चेंज चाहता है? तो ये दोनों के माइंडसेट में चेंज चाहता है, ये मेंटल रिवोल्यूशन पॉइंट होता है, डिस्कस किया गया था क्लास में। इनका ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, the element of marketing mix by which marketers make use of various tools of communication to encourage, क्या है ये प्रमोशन है। बच्चे ने किया नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसका आंसर जो है प्रमोशन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, इस बच्चे का सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो सही और गलत की कैटेगरी में जा रहा है, अदरवाइज बिल्कुल ठीक किया है उन्होंने अभी तक 15 क्वेश्चन तक। जो छोड़े पता नहीं क्यों छोड़े, नालायक ने इतने आसान क्वेश्चंस क्यों छोड़ दिए। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग, तो ये क्या है, प्लानिंग इज जो थिंकिंग रादर देन डूइंग है, ये है मेंटल एक्सरसाइज। ये भी हमने अपने नोट्स में मार्क किया हुआ है कि ये मेंटल एक्सरसाइज होगा इसके अंदर। नेक्स्ट, which of the following activities is not considered to be part of customer support service? क्या आफ्टर सेल सर्विस इसके अंदर आती है? बिल्कुल आती है, आफ्टर सेल सर्विस, हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स भी आती है, प्रोक्योरिंग क्रेडिट सर्विसेज भी आती है। हमसे क्या पूछा है, नॉट, तो आंसर क्या होगा लास्ट, जिसमें नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। आई होप पॉइंट क्लियर है यहाँ तक भी, तो ये भी इनका आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई भी इशू नहीं है इसमें। 18, the principle will give rise to a spirit of mutual trust belongingness team members, ये सारी वर्ड्स यहाँ पर आ गए हैं, तो ये किसमें आता है, ये आता है स्पिरिट क्रॉप्स में। इनका ये वाला आंसर भी बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। 19th क्वेश्चन, which level of management is responsible for coordinating the activities of different departments according to overall objectives? तो ये किसकी overall objectives के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट करने की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। तो आधे से ज्यादा बच्चे से टॉप लेवल की जगह मिडिल लेवल लगा के आए होंगे और वो गलत हो जाएगा। टॉप लेवल इज द करेक्ट आंसर, हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, इन्होंने सर्कल लगाया है तो हम अज्यूम करके चल रहा हूँ कि शायद इन्होंने नहीं किया है। द पर्पस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? To adapt the change in the business environment, to facilitate specialization, to facilitate expansion growth of organization without interrupting the existing operation। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन का क्या ये मतलब होता है? आंसर सी इसका जो ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है मुझे, रादर देन बी। दोनों बातें ठीक हैं लेकिन सी जो है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है। इन्होंने सर्कल लगाया तो हम अज्यूम करके चले इन्होंने क्वेश्चन किया नहीं है, बस जस्ट मार्क कर दिया है। Which of the following options explain the standardization एंड ग्रेडिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग? इनमें से कौन सा जो फंक्शन है वो स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग को बताता है? तो इन्होंने लिखा है यूनिफॉर्मिटी कंसिस्टेंटी इज द आउटपुट इन क्लासिफाइंग द प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर साइज। तो बिल्कुल ठीक आंसर लिखा हुआ है इन्होंने ऑप्शन नंबर सी। 25 तक यहाँ तक ये बच्चा ठीक चल रहा है बिल्कुल। बिजनेस एनवायरनमेंट इज सेड टू बी अनसर्टेन, अनसर्टेन उसे कब बोलेंगे? क्या हमने पॉइंट में लिखा हुआ है अनसर्टेनिटी वाले पॉइंट में? यस, इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग स्पेशली व्हेन द एनवायरमेंटल चेंजेस are taking place too frequently। तो क्या ये बिल्कुल आंसर ठीक है इनका? ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, नेक्स्ट, नेम द कंसेप्ट व्हिच एक्सप्लेन्स द मैनर इन व्हिच डिसीजन मेकिंग रिस्पांसिबिलिटी आर डिवाइडेड अमंग हायरार्किकल लेवल्स। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? उन्होंने कहा डिसीजन मेकिंग रिस्पांसिबिलिटीज है, डिसीजन मेकिंग रिस्पांसिबिलिटीज से डिवाइड किया जा रहा है अमंग हायरार्किकल लेवल्स। तो इसका जो ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी इसका आंसर हो सकता था, लेकिन क्योंकि डिसीजन मेकिंग वर्ड आ गया है, हायरार्किकल लेवल्स तक आ गया है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का से ज्यादा अच्छा आंसर होगा। इस क्वेश्चन पे डिस्प्यूट हो सकता है, कुछ बोलेंगे डेलीगेशन है, कुछ बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, लेकिन क्योंकि डिसीजन मेकिंग है और थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्किकल लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो डिसेंट्रलाइजेशन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। 23 जिसमें हमने स्टार लगा दिया उसमें हो सकता है सीबीएसई का स्टैंड या अदर जो एक्सपर्ट्स है उनकी जो राय है वो अलग हो सकती है, लेकिन इसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है वो डिसेंट्रलाइजेशन।
Organization should have a chain of authority communication that runs from top to bottom, should be followed by the managers and the subordinates. इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्केलर चेन। खुद ही क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि एक चेन है, तो आप इस क्वेश्चन को पता नहीं कैसे गलत कर सकते हैं। Which principle of management of all is been highlighted in the above statement? तो स्केलर चेन है, वो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देके उन्होंने लगा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इनका, ये बिल्कुल जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस में आ गए। 24 तक इनके 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो गलत किए हुए। नेक्स्ट, Which principle of scientific management has been followed by Flavors of South? तो कौन सा प्रिंसिपल उन्होंने फॉलो किया है? बट उन्होंने कहा है इट बिलीव्स इन कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन लेबर्स एंड मैनेजमेंट, दोनों के बीच में कंप्लीट कोऑपरेशन है। इट्स मैनेजमेंट एनकरेजेस द एम्प्लॉयज फॉर देयर कंस्ट्रक्टिव सजेशन। जिस बच्चे ने ये वर्ड पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टिव सजेशन, वो तुरंत लगा देगा इसका आंसर क्या है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। तो इनका ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है। कंस्ट्रक्टिव सजेशन ही कीवर्ड होता है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, इसको डिफाइन करने के लिए, अलग करने के लिए। नेक्स्ट, which of the following statement is correct with reference to organizing function of management? कौन सी इसमें से करेक्ट है ऑर्गेनाइजिंग को लेके? तो इन्होंने कहा लीड्स टू सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब एंड फैसिलिटी स्पेशलाइजेशन, ये बात तो ठीक है। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ऐसा ऑर्गेनाइजिंग में नहीं होता। हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन भी नहीं है। जजेस एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो ये आंसर इनका बिल्कुल ठीक है। 27th क्वेश्चन, हालांकि इन्होंने नहीं किया लेकिन कुछ बच्चों ने किया होगा, तो हम एक बार चेक कर रहे हैं। Which of the following function of marketing can improve the performance of the product and also give it a competitive advantage in the market by attracting the target customers? जब हम target customers को क्या करते हैं? attract करते हैं। Which of the following can improve the performance of product and also give it a competitive advantage in market? तो कौन से कर सकते हैं हम इससे? हम मार्केट प्लानिंग से कर सकते हैं क्या इसको, कि हम इसे प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट से कर सकते हैं? क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए, जिसमें हम इंप्रूव करना चाहते हैं किसको? परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट को, ताकि वो दूसरों से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर जो बेटर आंसर है वो है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, इन्होंने कौन सा लगाया है? इन्होंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया है। स्किप कर सकते हैं आप क्वेश्चन, ऑप्शन सीरियसली नहीं दिया कि कुछ क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट कौन सा हाईलाइट किया गया है इसके अंदर? राम मूर्ति, प्रोफेसर मैनेजमेंट, कंडक्टेड क्लास ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल, एक्सप्लेन्ड हिज स्टूडेंट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन नेक्स्ट क्लास। द परफॉर्मेंस प्रोफेसर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू रोल प्ले, he gave them various situations and asked them to like managers and provide solution to the problem given this situation. Each student applied principle of management in the given situation on his personalized manner. अगर आपने पढ़े हुए हैं नोट्स, तो इसी कीवर्ड के लिए आपको इंतजार रहना चाहिए था, और आंसर क्या होना चाहिए था? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, जिसमें जो कीवर्ड है वो है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Identify the principle of management followed by Pioneer Limited in the above case. कौन सा principle of management? To ensure unity of action and coordinate is made two separate divisions for each product. Each division is on in charge plans and execution resources. Thus both the divisions are moving towards in the same objective. Same objectives की तरफ जा रहे हैं। तो ये कौन है? ये unity of direction है। इसमें गलत आंसर जो बच्चे लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं स्पिरिट डी क्रॉप्स का, लेकिन टीम वर्क की कोई बात ही नहीं की गई है। उन्होंने बोला बांट दो और काम जो है एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो ये इसको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। टूल्स ऑफ प्रमोशन व्हिच इन्वॉल्व्स मेकिंग यूज ऑफ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स डिजाइन्ड टू एनकरेज द बायर्स टू मेक इमीडिएट परचेज। तो ये क्या होता है? कौन से टूल्स ऐसे होते हैं? तो सेल्स प्रमोशन के टूल्स ऐसे होते हैं। इन्होंने कहा टूल्स ऑफ प्रमोशन व्हिच इन्वॉल्व मेकिंग यूज ऑफ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स designed to encourage the buyers to make immediate purchase of product or service। तो पर्सनल सेलिंग शॉर्ट टर्म नहीं होता है, पर्सनल इन सभी के अंदर ये सेल्स प्रमोशन आता है। तो जो इसका 30 क्वेश्चन है, इसका जो बेटर आंसर है वो सी आंसर है इसका। The management gives the common direction to the individual effort in the achieving the overall goal of the organization. Which point of importance of management is highlighted in the above case? Common direction देता है individual effort को achieving the overall goal of the organization, तो helps in achieving group goals, इसका सही आंसर। Next, Identify the limitation of planning highlighted in the above case। तो limitation क्या बोला गया है? It has planned for the increase in 30 to 40% in the financial year, expanded in the market for other companies in the launch of these products with the organic company. The competition in the market has increased, कुछ changes हुए हैं and it was found that the sales of इतना cannot उतना है, तो planning may not work in a dynamic environment। दो क्वेश्चन आ गए हैं इससे, बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। Next, to which dimension of business environment does the above law? गवर्नमेंट आ गया, मेक इन इंडिया आ गया, तो आंसर क्या होना चाहिए? पॉलिटिकल। इन्होंने लगाया है फिर क्रॉस कर दिया इसको, इन्हें डाउट हुआ होगा पॉलिटिकल में या किसी में, तो इन्होंने काट दिया है इस क्वेश्चन को। हालांकि ये करते तो बिल्कुल ठीक क्वेश्चन आंसर इनका जाता। Which of the following statement is true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? Accountability can be entirely delegated, that is false. Accountability flows downwards, no, upwards जाती है। Accountability refers to the answerability of final outcome of the assigned task. Answerability of final outcome of the assigned task, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। Which of the following feature of a professor is fully satisfied by the management? तो कौन सा fully satisfied है? तो कोई
विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ अ प्रोफेशन जो फुल्ली सेटिस्फाई करता है मैनेजमेंट को, बताइए। क्या सर्विस मोटिव होता है मैनेजमेंट का? और उसका आंसर इज नो, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती, तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, और इसी का ऐसा है जो उसे फुल्ली सेटिस्फाई करता है, तो 35 का आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच सुटेबल फॉर द कंपनी, कौन सी कंपनी है एथलेटिक फुटवेयर बना रही है, owing to its popularity among sports teams across the country, it is recently decided to enter the manufacturing of sports clothing and accessories। तो ये और भी चीजें बना ले, इसका मतलब more products, adding more product lines। तो ये किसके अंदर इजी होता है? दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर इजी होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, और ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। आई होप यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहे हैं, और आपने ठीक ही लगाए होंगे ऑलमोस्ट सारे। द फ्यूल प्रिंसिपल, इनमें से क्या पूछा गया? एम्फेसिस ऑन काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर। तो इन्होंने क्रॉस कर दिया इसको, हालांकि इसका आंसर क्या होना चाहिए? इक्विटी होना चाहिए, कि आप काइंडलीनेस लाएंगे, जस्टिस लाएंगे बिहेवियर में। डिसिप्लिन में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसमें काइंडलीनेस नहीं होते, उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड होते हैं। यहाँ पर बोल रहा है काइंडलीनेस लाओगे, तो आप किस नाम से लाओगे? इक्विटी के नाम से लाओगे। नेक्स्ट, हर्षिता वर्मा है सेटअप। क्वेश्चन क्या है? द बॉटल्स इन विच सैनिटाइजर पैक इज अ पार्ट ऑफ। तो सैनिटाइजर्स की जो बोतल है जिसमें वो पैक होती है, वो क्या होती है? क्वेश्चन ही मत पढ़ो आप, प्राइमरी पैकेजिंग होती है जिन बोटल्स में वो रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली अटैच टू द प्रोडक्ट होते हैं, जो भी हमारा लिक्विड है, और थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट जब तक सैनिटाइजर चलेगा बॉटल चलेगी। तो ये प्राइमरी पैकेजिंग में बिल्कुल ठीक लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव बीन thoughtful decision making, they emphasize logic rather than blind faith। वो लॉजिक पे जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं। इसका आंसर जो है बी होना चाहिए था, यूनिवर्सिटी ने किया नहीं है, लेकिन बी आंसर इसका होना चाहिए। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट बीइंग मेट, कौन सा ऑब्जेक्टिव मेट किया है? इट्स एम्प्लॉइज आर गिवन कॉम्पिटिटिव सैलरीज। तो बस पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे किए गए हैं, बिल्कुल ठीक है, इनका ये वाला भी आंसर। नेक्स्ट, द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग व्हिच इज कंसर्न्ड विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, तो इसे बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन, बिल्कुल ठीक है, 41 का आंसर भी। नेक्स्ट, द अबव स्टेटमेंट हाइलाइट्स द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ मार्केट, तो इसे क्या बोलते हैं? कंटीजेंट, बिल्कुल ठीक लगाया उन्होंने। कंटीजेंट में और फ्लेक्सिबल में क्या मतलब होता है? कि जब आप किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हैं उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल। जब सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट है उसका एप्लीकेशन, दैट इज कंटीजेंट। कल ही हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, इफ द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, ये हमने बार बार डिस्कस किया था, पता नहीं कितनी बार, कल भी। द फर्म इज इन अ पोजीशन टू फिक्स हायर प्राइसेस, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। इनइलास्टिक डिमांड है, चेंज नहीं कर सकेंगे वो अपनी डिमांड को, आप हायर प्राइसेस लगा सकते हैं। इन केस ऑफ डिग्री ऑफ कंपटीशन इज हाई, द फर्म इज इन अ पोजीशन टू सेट हायर प्राइसेस, तो ये बात गलत है। ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, इसको आप ढूंढ लीजिए। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। और मैंने आपको बताया भी था कि जो असर्शन रीजनिंग होते हैं, जो सैंपल पेपर्स में गिवन होते हैं कि A is true and B is true and is the correct explanation, वो हर बार नहीं होते। ऑप्शंस आपको खुद यहाँ से ध्यान से देख के पढ़ने थे कि ऑप्शन ए का मतलब था क्या। मतलब ये नहीं कि ए का मतलब हमने पढ़ा हुआ है ए बी एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऐसा नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक लगाया हुआ है। नेक्स्ट, इसमें पूछा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पूछे। इट एक्ट्स एज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर दैट, तो इसका क्या है? बाइंडिंग फोर्स वाले का, तो इसका आएगा इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। इंटीग्रेट्स वाला पॉइंट नहीं है, अदरवाइज वो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आता कि इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग, क्या मैंने स्टेप वहां पर बताया था आपको कि ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप भी आपसे पूछे जा सकते हैं? आंसर इज यस, मैंने आपको बताया था। तो व्हाइल परफॉर्मिंग organizing function, jobs are allocated to the members of each department in according with their skills and competency। तो इसे क्या बोलते हैं? पहली चीज आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन वर्क हो गया। डिपार्टमेंटलाइजेशन में आप जॉब को नहीं बांट रहे हैं, जब ड्यूटीज बांट रहे हैं एज पर स्किल्स, वो होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग विच इन्वॉल्व्स टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा रहा है, मार्केट इंटरमीडिएट पूछा जा रहा है, तो इसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितने लोगों को बीच में रखना है, कितने लोगों को बीच में नहीं रखना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, पता नहीं किस नालायक ने स्किप कर दिया। 47, द टेक्निक प्रपोज्ड बाय टेलर एम्स एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो इसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन सिंपलीफिकेशन। कल ही हमने क्लास में डिस्कस किया था, जब आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स को, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी स्टारबक्स है वो अगर कुछ प्रोडक्ट्स को हटा दे जिनकी ज्यादा सेल नहीं हो रही, तो उसे बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें जैसे ही एलिमिनेट देखेंगे वो तुरंत कूद के जाएंगे मोशन स्टडी पे, लेकिन मोशन स्टडी गलत आंसर है। यहाँ पर मूवमेंट्स को रिमूव नहीं किया जा रहा, प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जा रहा है, तो इसका आंसर बी होगा। कल ही हमने क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट, डेलीगेशन इज अ प्रीरिक्विजिट ऑफ द एफिशिएंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये हर किसी में होता है? आंसर इज यस। इट इनेबल्स द मैनेजर टू यूज हिज टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स, इसमें बिकॉज वर्ड लगा के आपको ढूंढना था, तो क्या ए इज करेक्ट? आंसर इज यस। क्या बी इज करेक्ट? आंसर इज यस। क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? आंसर इज यस। तो ऑप्शन ढूंढ लो। बोथ ए आर इनकरेक्ट, गलत है।
ए इज करेक्ट, ये भी गलत है, बोथ ए आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो सी इसका आंसर है। जनरली सैंपल पेपर्स में ये आंसर ए में दिया होता था, तो आपको इसीलिए रिक्वायरमेंट्स और ऑप्शन ध्यान से पढ़ने होते हैं एग्जाम में। फिर आगे सेक्शन सी, यहाँ तक हम 48 क्वेश्चन कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन तक यहाँ पर बस 50 टोटल 60 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन और देखने, और बिल्कुल अभी तक मुझे कोई भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा घुमाने वाला है। उन्होंने बोला रीड द फॉलोइंग, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे उसने बोला वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़िए, रिक्वायरमेंट पढ़िए, बात खत्म। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट यूज्ड बाय अशोक टू इंश्योर अकम्प्लिशमेंट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, जब अकम्प्लिशमेंट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट के लिए उसने कुछ काम किया होगा, तो जब अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट के लिए उसने कुछ काम किया है, तो स्ट्रक्चर तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये अकम्प्लिशमेंट के लिए थोड़ी करते हैं, या तो उसने डिसेंट्रलाइजेशन किया हुआ या डेलीगेशन किया हुआ, ये आप पढ़ लेंगे। Company management printed the management of this company is known for speedy and delivery of the product, the share of market delivery branch to be the production manager Ashok made one of his efficient subordinate, एक पर्सन को बनाया है, efficient subordinate को इंचार्ज बनाया है, ये लोग दीपक को ही इंचार्ज बनाया है, बहुत समझदार व्यक्ति होते हैं, इनको इंचार्ज बना दिया गया, बिल्कुल ठीक किया है इन्होंने, डेलीगेशन इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आप जल्दी से पढ़ के आंसर लगा सकते थे, स्ट्रक्चर वाला आंसर वैसे भी नहीं होगा। द एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट यूज्ड बाय अलाउ द अशोक टू यूज हिज टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एरियाज, दिस विल लीड टू ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स, किस चीज में, एडेप्शन टू चेंज नहीं होगा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल नहीं, इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इनका कि डेलीगेशन से इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है, वो मेन एरियाज को फोकस करेंगे। ऑन गेटिंग द चार्ज Deepak was very happy. His confidence level was increased and was encouraged to do his best to fulfill the responsibility given to him. The कौन सा कंसेप्ट डिस्कस किया गया है, तो उन्हें वो मोटिवेशन मिल गया है अब आगे काम करने का, इसलिए पॉइंट यहाँ पर है। The concept discussed above provides benefits to, किसको, सुपीरियर को, सबऑर्डिनेट को, दोनों को बेनिफिट देते हैं, उनका जो बर्डन है वो रिलीफ हो जाता है, ये उनके लिए बेनिफिट है, और जो सबऑर्डिनेट है उनका डेवलपमेंट होता है, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आधे बच्चे इसमें सबऑर्डिनेट ओनली लगा के आएंगे, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, the concept discussed above helps in facilitation of growth of an organization, facilitation करता है ग्रोथ को, किस चीज में, सबऑर्डिनेट को फ्रीडम मिल जाए फ्रॉम रूटीन वर्क, कैसा है, आंसर इज नो। डुप्लीकेशन को अवॉइड कर दे, ऐसा ठीक है, लेकिन ये एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, और भी अच्छा हो सकता है। सबऑर्डिनेट गेन एक्सपीरियंस एंड हेल्प्स इन अ पोजीशन टू टेक अप द लीडिंग पोजीशन ऑफ द न्यू वेंचर, इसी को बोलते हैं ग्रोथ, जब आपके अंदर एम्प्लॉय और मैनेजमेंट की ग्रोथ होने लगे, इसी को ग्रोथ बोलते हैं। आपने अदर ऑब्जेक्टिव्स में, अदर फैक्टर्स में इसको पढ़ा होगा। Which of the following statement is not true about the concept discussed above? Delegation के बारे में कौन सी चीज ट्रू नहीं है, तो प्रोसेस ऑफ फॉलो टू शेयर अ टास्क, ये सही है। नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, इसे हमने पढ़ा था, ये क्या होता है, हर जगह नेसेसरी होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल होता है। हेल्प्स इन लेसन द बर्डन ऑफ मैनेजर, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये फिलोसफी है, सिलेक्टिवली डिस्पर्स जो हम करते हैं, डिस्पोजल ऑफ अथॉरिटी, वो करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में, तो ये इसका आंसर सही है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है, हमसे नॉट ही पूछा था, तो 54 तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव, ऊपर कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किए गए, अब पढ़ना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड जहां बढ़ा जाए आपको पता चल जाना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन है इसका मतलब, और कहीं डिस्पर्सल ढूंढ लीजिए आप, टॉप लेवल नो अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड, ठीक है। अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर्ड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज ऑलवेज डेलीगेटेड अबव मोर देन 1%, ठीक है। टॉप लेवल डेलीगेटेड अमॉन्ग द सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसमें सेंट्रलाइजेशन की ही बात की गई है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात नहीं की है, तो अकेला कुछ लिखा नहीं, प्रिंसिपल का पूरे का नाम ही सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का है, जरूरी डिसेंट्रलाइजेशन भी साथ में लिखा हुआ है, दोनों प्रिंसिपल एक ही साथ बताए जाते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग नेम द टर्म यूज्ड टू डोनेट द सिंबल्स असाइन्ड टू प्रिया सेठी इन द अबव केस, तो कौन सा सिंबल है, बात खत्म। सिंबल, सिंबल ब्रांड मार्क ही होता है, कुछ लिखने वाली बात होती है तो ब्रांड नेम में होती है, कोई आपको सिंबल का मतलब क्या है, जैसे प्यूमा वगैरह हमने डिस्कस किया था, ब्रांड आइकन कुछ नहीं होता, ब्रांड मार्क इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी आपको पूरा क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द टूल ऑफ प्रमोशन यूज्ड बाय सेफ लाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इन द अबव केस, कौन सा टूल है, or it launched a new medicine to treat the high blood pressure. To create awareness about the new medicine, he built a positive image about the company, organized a seminar. पॉजिटिव इमेज आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए था, इसका आंसर पब्लिक रिलेशन होगा, मैंने क्लास में डिस्कस किया था। पॉजिटिव इमेज, गुडविल वगैरह, तो ये पता नहीं कहाँ से हो जाते हैं, इन्होंने स्किप कर दिया, इतना आसान सा क्वेश्चन। होता क्या है कि बड़ा क्वेश्चन है तो हमने स्किप कर दिया, पता नहीं क्या है, तो कितना आसान है, पॉजिटिव इमेज है, सेमिनार कर रहे हो आप, ये सारी चीजें कर रहे हो, तो पब्लिक रिलेशन, एग्जैक्टली पब्लिक रिलेशन इसका आंसर है। नेक्स्ट, रितु कपूर has performed first step in the process of one of the function of management, तो कोई फंक्शन है और उसका फर्स्ट स्टेप किया है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब नेक्स्ट स्टेप का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए, आप एक चीज देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप फॉलो किया है, मैं कहता हूं आप क्वेश्चन भी मत पढ़िए, आप इसका आंसर बता सकते हैं। उन्होंने बोला किसी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप फॉलो किया है, सेकंड स्टेप बताना है। अब ये सारे फंक्शंस पढ़ो, किसके होते हैं, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रिंसिपल, सब किसी के ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ये सब प्लानिंग के ऑल्टरनेटिव, ये सब प्लानिंग के स्टेप्स होते हैं।
अब प्लानिंग के स्टेप्स में उन्होंने पहला स्टेप कर दिया है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट स्टेप आपसे पूछा है तो क्या होगा, डेवलपिंग प्रेमिसेस। क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको समझाया हुआ है पहले ही, आधे बच्चे इसको फॉलो करके आए होंगे। नेक्स्ट, द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस इज, कौन सी टेक्निक है, तो देख लेते हैं। अंडर प्रोडक्शन विद 4 एंड फोरमैन एंड प्लानिंग इंचार्ज, ये है, तो ये फंक्शनल फोरमैनशिप बिल्कुल ठीक है। ये मैंने बताया था आपको कि कितनी पर्सन्स में डिवाइड किया गया है, उन्होंने 2 प्रोडक्शन इंचार्ज बनाया गया है किसी को, और किसी को यहाँ पर प्रोडक्शन हो गया, एक प्लानिंग इंचार्ज है, प्रोडक्शन इंचार्ज है। यहीं से आपको पता चलेगा कि यह फंक्शनल फोरमैनशिप है। 8 फोरमैन है इसके अंदर, 4 के पार्ट्स में इसमें डिवाइड किया जाता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, यही पढ़ के जाने के लिए मैंने बोला था आपको। लास्ट क्वेश्चन अगर आपके अभी तक 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो गए तो उससे डिसअपॉइंट ना हो, 1 नंबर नहीं कटता, 0.8 मार्क्स कटता है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। The name of the principal management that has been violated by Vidya Public School in the above case, तो बताओ कौन सा violate है। Management recently appointed a new business teacher Shweta to teach his class 11th, gave her monthly salary 50,000. Shweta is not satisfied with it. Salary is not just and equitable as per the amount was work by business study teacher. Other school in the city are paying 70,000. तो कौन सी चीज कर रहे हैं आप, रेम्यूनरेशन इसका करेक्ट आंसर है। आधे बच्चे इसमें इक्विटी लगाए होंगे और वो आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन का कोई बेस नहीं दिया हो, बस ये बताया गया कि हमारे यहाँ पर कम मिल रही है और दूसरे स्कूल में ज्यादा मिल रही है, किसी और टीचर को ज्यादा मिल रही है ड्यू टू कलर, कास्ट, बेस, रेसिज्म, किसी भी चीज की वजह से, तो ये इक्विटी में जाता है। अदरवाइज रेम्यूनरेशन एम्प्लॉयज, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये इनके ऑप्शन है। हम इनके मार्क्स को टोटल नहीं करेंगे बिल्कुल भी, इस चीज को छोड़ देंगे हम। एक सेकेंड, इनके मार्क्स को हम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करेंगे, टोटल वगैरह नहीं करेंगे, ये खुद कर लेंगे। ये आंसर की आपको अगर ऑप्शन हुआ तो मैं इसको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो। बड़ा आसान सा पेपर था, पीएसटी का 2 साल बाद आया, बड़ी हाइक से पता नहीं कैसे जाएगा। अगर एक नॉर्मल और एवरेज बच्चा जो इसे पढ़ के गया है पेपर को बिना किसी डिफिकल्टी के, अगर आपको 35 प्लस मिल रहे हैं तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, और आपके आ जाएंगे ऑलमोस्ट सभी के इसके 35 प्लस मार्क्स आएंगे। 2 से 3 से 4 क्वेश्चन गलत होने से बहुत बड़ा फैक्टर नहीं पड़ेगा। अगर आप 5 क्वेश्चन भी गलत करते हैं तभी भी आपके 4 मार्क्स जाते हैं। तो पूरे पेपर में मुझे नहीं लगता कि इतना हाई पेपर है इसमें जिसमें आपके